Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well and you are enjoying the course with me, Calculus of Variations. And I am your instructor Salman Amin Malik for this course, whose code is MTH485 I think. So, just last lecture mein, I have told you that in fact I have started the third portion of your course, and as I told you that I have divided your course into three different parts. तीन different parts में मैंने आपके कोर्स को डिवाइड किया हुआ था. थर्ड पार्ट जो है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, आपको बताया नहीं था, बट आई होप के थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो उसमें वेरिएशन बाउंड्री वेरिएशन जो है उस तरह के वेरिएशनल प्रॉब्लम्स और जनरलाइजेशंस और लैग्रांज मल्टीप्लायर्स और इस तरह की चीज़ें हैं. कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स जो है वो हम इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर रहते हैं उसमें हम कवर करेंगे. आज हम 24th लेक्चर जो है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस का स्टार्ट करने लगे हैं, और 24th लेक्चर में इनफैक्ट हम जो डिस्कस करेंगे, लेट मी टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द 24th लेक्चर. सबसे पहले तो हम एनालिटिकल डायनामिक्स की ही कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सटेंशंस और कंजर्वेटिव सिस्टम और एनर्जीज के बारे में बात करेंगे. दैट विल मे बी कंसिस्ट ऑफ हाफ ऑफ द लेक्चर, एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इन विच आई एम गोइंग टू स्टडी द second variation of the calculus of variations, and I am going to talk about the sufficient condition, the necessary condition for a functional to have the extreme values is that the Euler-Lagrange equations must be satisfied. So what is the sufficient condition for a functional to have an extremum at a particular function y of x? ये जो है ये हम इस कोर्स के इस पार्ट में जो है वो स्टडी करेंगे, और उसके लिए मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं एज यूजुअल, जैसे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट करते हुए आई हैव डिफाइंड नॉर्म लीनियर स्पेस. नॉर्म क्या होती है, लीनियर स्पेस क्या होती है, और डिफरेंट लेमास, जो बेसिक लेमास जो थे वो मैंने डिफाइन किए थे और प्रूफ किए थे. इसी तरह क्योंकि ये जनरलाइजेशन है, सेकेंड वेरिएशन करनी है हमने, तो आज के लेक्चर में मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करूँगा, which I will use till the end of that course, what we call the calculus of variations. So let's start our today's lecture. So आज के लेक्चर में सबसे पहले डायनामिक्स के कुछ एग्जांपल्स in which Lagrangian will be given, and we have to find out the canonical Euler-Lagrange equations, जिनको हम डायनामिक्स की लैंग्वेज में हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं. और मे बी इफ़ वी हैव टाइम तो हम जो है मैं नेक्स्ट सेक्शन जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ उस सेक्शन के लिए जो बैकग्राउंड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड यू रिक्वायर, उसको भी जो है वो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. टुडे वी आर गोइंग टू हैव द 24th lecture of calculus of variations, finding a Hamiltonian and Hamilton equations, which we call the canonical Euler-Lagrange equations. Canonical Euler-Lagrange equations in calculus of variations में हम इसको इन्हीं को ही canonical Euler-Lagrange equations कहते हैं. अब सिंपल पेंडुलम जो है उसकी हमने हैमिल्टन इक्वेशंस जो है ना, या कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस जो हैं वो हमने डिस्क्राइब करनी है. सिंपल पेंडुलम डायनामिकल सिस्टम है, एक एवरीबॉडी नोज इट कि ये क्या है, और मैंने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी जो है इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड अ मोर जनरलाइज्ड सिंपल पेंडुलम इन विच द फिक्स्ड पॉइंट कोई नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है. लेकिन अभी दिस एग्जाम्पल इज अबाउट द सिंपल पेंडुलम, जिसमें ये एक पॉइंट जो है ये फिक्स्ड है, लेंथ है, एंड वी हैव सम मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, और ये मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, प्लेनर मोशन है. एंड वी नो दैट इसके लिए एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है
वो हमें चाहिए थीटा, जो कि हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन और जो डिस्टर्ब पोजीशन होती है उसके दरमियान एंगल जो है थीटा इज द ओनली, सो वी हैव क्यू equals theta is the only one generalized coordinates for the simple pendulum problem. Lagrangian of the simple pendulum is given by this one. अब Lagrangian आपको पता है, Lagrangian equals the kinetic energy of the dynamical system minus V the potential energy of the dynamical system. ये हम इस तरह define करते हैं Lagrangian को. All of you should be able to find out the Lagrangian for a particular डायनामिकल प्रॉब्लम, लेकिन मोस्टली कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप जो है वो डायनामिक्स और ज्योमेट्री और एनालिटिकल डायनामिक्स जो है उसको अंडरस्टैंड करें एंड यू विल बी एबल टू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए लैग्रैंजियन जो है वो आपको दिया गया होगा. अगर ना भी दिया गया हो तो यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द geometry of the dynamical system or by some other means. So Lagrangian is of this simple pendulum is given by this one. Now recall that कि आपका L, T, Q and Q dot dt. This is T naught to T1. ये आपका functional होता है Lagrange dynamics में. You have to find J of Q जो है इसको मिनिमाइज करना है आपने और आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस आप लिखते हैं, लेकिन हमने इसके लिए हैमिल्टन इक्वेशन लिखनी है. आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस भी जो है वो आप इजीली लिख सकते हैं. दैट विल बी, लेट मी रिकॉल यू, पार्शियल L ओवर पार्शियल Q माइनस D ओवर dt partial L over partial Q dot equals naught. These are the Euler-Lagrange equation, where theta is the angle between the string and the downward vertical line, which is the equilibrium position. Mostly हम यही कहते हैं. M is the mass of the bob and A is the, ये L मैंने क्या दिया था, A is the length of the string in this case. ठीक है. अब जनरलाइज मोमेंटम जो है वो हमने डिफाइन करने हैं. जनरलाइज मोमेंटम P थीटा जो है ये नोशन हम यूज करते हैं, जो पीछे जनरलाइजेशन में हम पी आईज यूज करते थे. पार्शियल पी आई इक्वल्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई प्राइम कॉन्जुगेट वेरिएबल भी से कहते हैं. पी थीटा इक्वल्स पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट. थीटा डॉट जो है इसमें तो थीटा डॉट है ही नहीं, दैट विल बी जीरो. तो पी थीटा इक्वल्स एम ए स्क्वायर थीटा डॉट. ये मेरे पास इक्वेशन है. इस इक्वेशन को आई कैन इजीली इन्वर्ट दैट इक्वेशन. थीटा डॉट इक्वल्स पी थीटा ओवर एम ए स्क्वायर. इन्वर्शन के बाद आई कैन डिफाइन द हैमिल्टोनियन. द हैमिल्टोनियन इक्वल्स थीटा डॉट पी थीटा माइनस एल, और एल में मैं ये जो है ये इक्वेशन यूज करूंगा. So my Lagrangian will become 1 by 2 m a square p theta square over m square a4 plus mg a cos theta. तो ये मेरा m जो है एक कैंसिल हो जाएगा, a square जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा. So I will have this one and this minus theta dot p theta. So simplify करने के बाद मेरा जो है हैमिल्टन फंक्शन जो है वो ये बन जाएगा. अब इस हैमिल्टोनियन के लिए we can find the Hamilton equations. Hamilton equations जो होती हैं वो ये होती हैं. तो Q डॉट मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है, थीटा है. तो क्यू जे डॉट मेरा क्या बन जाएगा, थीटा डॉट बन जाएगा. सो दिस इक्वेशन इन इफेक्ट बिकम्स पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी जे जो है. अब पी जे क्या है,
क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो हमने इसको पी थीटा इस एग्जांपल में जो है वो लिखा हुआ है। तो पी थीटा क्या बनेगा, पी थीटा एच का पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट विल बिकम ओवर पी थीटा एम ए स्क्वायर माइनस एम जी ए साइन ऑफ थीटा। सो पार्शल एच ओवर पार्शल पी थीटा ये आ गया। यहाँ पे ये पार्शल पी, ये जो माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये इनफैक्ट पार्शल एच ओवर पार्शल पी थीटा है। इस तरफ तो पी थीटा कोई था ही नहीं, तो ये तो जीरो होगी टर्म, ये तो टर्म आएगी ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि पी थीटा इन्वॉल्व ही नहीं है ये यहाँ पे। तो वी विल हैव पार्शल पी ओवर पार्शल थीटा इक्वल्स पी थीटा ओवर एम ए स्क्वायर, जो कि ये एक इक्वेशन है। थीटा डॉट इक्वल्स पी थीटा ओवर एम ए स्क्वायर, और थीटा डॉट मेरा किसके इक्वल है, डी थीटा ओवर डी टी के। ये एक हैमिल्टन इक्वेशन आई। दूसरी हैमिल्टन इक्वेशन जो है वो पी थीटा डॉट इक्वल्स माइनस पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू जे, और क्यू जे यहाँ पे हमारे पास थीटा ही है, तो ये पहली टर्म जीरो हो जाएगी। एम जी ए साइन थीटा ये हमारे पास बचेगा। तो पार्शल एच ओवर पार्शल थीटा जो है वो क्या होगा, एम जी ए साइन थीटा। ठीक है, एम जी ए साइन थीटा इस इक्वेशन में मैं डालूंगा, यहाँ पे ये डॉट नहीं है, ये इक्वेशन में डालूंगा तो आई विल हैव पी थीटा डॉट इक्वल्स माइनस एम जी ए साइन थीटा। अब अगर पी थीटा डॉट जो है इसको मैं एलिमिनेट कर दूं, सो आई विल हैव द लैग्रेंज इक्वेशन। पी थीटा का पी थीटा डॉट मैं इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लेता हूं, ये बन जाएगा पी थीटा डॉट ओवर एम ए। पी थीटा डॉट की यहां से मैं वैल्यू डाल देता हूं, तो आई विल हैव थीटा डबल डॉट प्लस एम एम से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, जी ओवर ए, यहाँ पे ए स्क्वायर है, जी ओवर ए साइन ऑफ थीटा इक्वल्स नॉट। ये मेरी आइलर लैग्रेंज इक्वेशन है जो कि सेकंड ऑर्डर है, और ये मैं पता है डायनामिक्स में कि ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डी टू थीटा ओवर डी टी स्क्वायर विच इज द मोर फेमिलियर टर्म साइन ऑफ थीटा इक्वल 0। ये मेरी इक्वेशन है सिंपल पेंडुलम की। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो थीटा डॉट जो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व किया जा सकता है। थीटा विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एट एनी टाइम t। द सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज इन फैक्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, इस टफ एग्जाम्पल वैसे लास्ट लेक्चर में हमने की थी जब ये एनालिटिकल डायनामिक्स का applications हमने स्टार्ट की थी। द सिंपल एग्जाम्पल illustrates clearly why Lagrange equations are preferred over Hamilton equations। लेकिन ये जो है ये केस टू केस जो है वो वेरिएशन है इसमें कि फॉर सर्टेन डायनामिकल प्रॉब्लम आपका आइलर Lagrange equations जो है वो इजी टू सॉल्व हैं, लेकिन फॉर सर्टेन डायनामिकल सिस्टम में भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो इजी सॉल्व हो। To solve Hamilton's या canonical Euler-Lagrange equation, in this case we would differentiate the first equation with respect to t and then use the second equation to eliminate the unknown p theta. This gives this equation जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये equation जो है ये यहाँ पे इस तरह आ जाती है eliminate करने से। तो कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन अगर दी गई हो तो आइलर-लैग्रेंज पे हम जा सकते हैं, आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस दी गई हो तो हम कैनोनिकल इक्वेशंस पे जो है वो जा सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लैग्रेंजियन एक्सप्लिसिट डिपेंडेंट क्यू टाइम पे हो
तो टाइम भी जो है वो एक हमारा पैसिव वेरिएबल कंसिडर होगा. It will be considered as a passive variable. When the Lagrangian has an explicit time dependence, this t has the status of an extra passive variable. और passive variable आपको पता है कि हमने साबित किया हुआ है कि वो क्या जो है वो relationship follow करते हैं. If you remember, हमने ये साबित किया था कि partial f over partial w, where w is a passive variable, should be equals minus partial g over partial w. ये इसके equal होना चाहिए. So when the Lagrangian explicitly depend करे time पे, then time could be considered as a passive variable, and the passive variable satisfies this equation. It means कि partial L over partial t equals minus partial h over partial t. It means कि if L depends upon, explicitly depends upon t, then so is h. If h depends upon t, then so is L, which shows that if either of L or h has an explicit time dependence, then so does the other. इसी तरह let's discuss some of the properties of the Hamiltonian. In fact ये हमने discuss की भी हुई हैं, some of them. The Hamiltonian function has been defined as Legendre transform. ये हमने in fact generalization की थी of Lagrangian, and as such it can be generated by this formula. ये actually जो Legendre transform है वो यही है. Legendre transform से ये हमने लिखा. We must met this expression before. इस expression को dynamics में हम ये जो है इस तरह energy, total energy of the dynamical system, dynamics में लोग साबित करते हैं, वो इसके equal होती है. अब question arises कि whenever this Hamiltonian equals the energy function, जो कि इस तरह define किया गया, it seems that कि ये दोनों equal हैं. लेकिन the only difference between the energy of the dynamical system and Hamiltonian is that the functional form of h is vital. Functional form में h को जो है वो लिखा हुआ है, और वो जो कि important भी है. Suppose that h equals, ये explicit time dependent अगर नहीं है तो हमने ये साबित किया हुआ है कि dh over dx 0 होगा. और इस इनफैक्ट फैक्ट को यूज करके वी हैव ड्राइव्ड सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस इन द प्रीवियस लेक्चर्स. तो ये वैसे ही जो है ये डायनामिक्स में भी जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है कि इफ h, अब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हमने ये किया हुआ इफ h इज y और y प्राइम का फंक्शन हो एक्सप्लिसिट, यानी कि पार्शियल h ओवर पार्शियल x जो है वो 0, और इससे हमने कंक्लूड भी किया था, एक थ्योरम में यूज भी किया था, इफ यू रिमेंबर दिस वन. सपोज h does not depend explicitly on time, then in this motion dh over dt मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन जो है ये q और q डॉट्स का है. तो ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्रॉम वेयर दीज सम्स आर कमिंग. अब क्योंकि हैमिल्टन इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं, सो आई कैन राइट डाउन पी जे डॉट एज माइनस पार्शियल एच और पार्शियल क्यू जे एंड क्यू जे डॉट पार्शियल एच और पार्शियल पी जे. दीज आर एग्जैक्टली द सेम टर्म्स बट विद द ऑपोजिट साइन, सो दीज टू आर कैंसल आउट हो जाती हैं और ये इट बिकम्स 0. It means that there is no change in the Hamiltonian by the passage of time. और इस तरह के dynamical system को we call such type of dynamical system as autonomous dynamical system. Autonomy
इंग्लिश में भी हम ये यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि ही हैज़ वेरी ऑटोनोमस पर्सनैलिटी, यानी कि अपने ही इसके लॉज हैं, ही और ऑटोनोमस सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। ऑटोनोमस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं जिनमें एक्सप्लिसिटली टाइम डिपेंडेंट ना हो, where the first step follows from the chain rule and the second from the Hamilton's equations, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। Hence H remains constants in the motion system for which H does not explicitly depends upon time are said to be autonomous. In any motion of an autonomous system, the Hamiltonian function is conserved. हैमिल्टोनियन जो है वो कंजर्व रहता है। अंडर विच डायनेमिकल सिस्टम आवर हैमिल्टोनियन सिस्टम इज कंजर्व्ड। सो ऑटोनोमस सिस्टम जो है उनमें हैमिल्टोनियन सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता है। अगर आपका डायनेमिकल सिस्टम जो है वो स्टैंडर्ड कंजर्वेटिव हो, देन द हैमिल्टोनियन कैन बी इजीली रिटन एज H equals T the kinetic energy plus V of Q which is the potential energy। रिकॉल करें कि लैग्रैंजियन जो था वो T kinetic energy माइनस V था। तो अगर डायनेमिकल सिस्टम आपका कंजर्वेटिव और स्टैंडर्ड हो तो सिर्फ माइनस साइन इज चेंज टू द प्लस साइन एंड इट इज ऑफ कोर्स H is not depending explicitly on time, where TQP is the kinetic energy of the system expressed in terms of the variables Q and P। वैसे तो kinetic energy of any particle 1/2 mv square होती है। अब V जो है ये D, अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स Q है, dq over dt है, तो V square in fact dq over dt डॉट dq over dt ये हो गया। ये तो q डॉट्स हम इस इन अदर वर्ड्स q डॉट डॉट q डॉट ये आपके पास हो गया। बट q डॉट्स जो हैं वी हैव टू रिप्लेस दीज q डॉट्स। इन q डॉट्स को रिप्लेस करने के लिए दैट्स व्हाई हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन द लैग्रैंजियन एंड द हैमिल्टोनियन। अब हैमिल्टोनियन लिखते हुए वी हैव टू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ P and Q। There is no Q dot involved in this one। और पोटेंशियल एनर्जी में भी Q डॉट तो आता ही नहीं है। तो ये दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू कि आपने जो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको डॉट से रिप्लेस करना है। और ये जो है ये हमें पता है कि ये पी जे हम मोमेंटम जो है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू जे जो है डॉट इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन को हम इन्वर्ट करते हैं और एंड देन वी हैव द वी कैन एक्सप्रेस क्यू डॉट्स इन टर्म्स ऑफ पीज और वो हम यूज़ करेंगे while defining the Hamiltonian function। ये एक जो था ये important point था जो कि मैंने explain करना था। In this case H is simply the total energy of the, अगर इस तरह का केस हो means conservative standard system हो तो H जो है वो simply energy of the system होती है, ठीक है, expressed in terms of the variable Q and P। This is the quickest way of finding H when the system is conservative। otherwise तो H को हैमिल्टोनियन जो है उसको डिटरमिन करने के लिए आपने पहले कॉन्जुगेट वेरिएबल डिफाइन करने हैं। कॉन्जुगेट वेरिएबल डिफाइन करने के बाद इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के बाद जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने जो है लेजेंडर ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं या कोई और वे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द क्विकेस्ट वे है कि आप जल्दी से हैमिल्टोनियन जो है वो लिख सकते हैं। फॉर अ कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम वी हैव दिस वन। अब ये इस एग्जांपल को हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, फाइंड द हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशंस। लेकिन इसको अब कंजर्वेटिव सिस्टम के जो है ना पर्सपेक्टिव में जस्ट मैंने आपको रिकॉल किया है कि इस एग्जांपल को इनफैक्ट आपने करना क्या है। सॉल्व तो हमने इसको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, लेकिन आपने इस एग्जांपल को ये जो रिमार्क है
इस रिमार्क से वेरीफाई करना है। यू कैलकुलेट द हैमिल्टोनियन बाय कैलकुलेटिंग द काइनेटिक एनर्जी Q और P और प्लस V ऑफ Q। इससे आपने काइनेटिक एनर्जी से जो है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम ऑफ दिस वन, इससे आपने लिखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H, थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे दूं, H क्या होगा इन दोनों का सम, लेकिन R डॉट स्क्वायर प्लस R स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस माइनस स्मॉल m कैपिटल M G ओवर R। लेकिन H जो है काइनेटिक एनर्जी Q और जनरलाइज मोमेंटम P's के होने चाहिए। यहाँ पे आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, डॉट्स किस किस के हैं, R है एंड थीटा है। R के कोरस्पॉन्ड P R डिफाइन कर लें, थीटा के कोरस्पॉन्ड P थीटा डिफाइन कर लें। अब ये किन के इक्वल होते हैं ये मैं पता है बाय डेफिनेशन, जस्ट आपको पाथ दिखा रहा हूं, बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अब इसमें हैमिल्टोनियन में डॉट्स तो नहीं होने चाहिए, R डॉट को हम एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। P और डॉट की डेफिनेशन क्या होती है, P थीटा डॉट की डेफिनेशन, P थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, वहां से थीटा डॉट को एलिमिनेट करके यहाँ पे डाल देंगे तो आपका जो है हैमिल्टोनियन जो है वो आ जाएगा। अब जो एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी और अब जो फार्मूला यूज करके आप हैमिल्टोनियन निकालेंगे, यू हैव टू कंपेयर द रिजल्ट्स, आपने कंपेयर करने हैं रिजल्ट्स को। लेट्स डिफाइन सम टर्मिनोलॉजी। मोमेंटम कंजर्वेशन कब होती है डायनेमिकल सिस्टम का, फ्रॉम द हैमिल्टन इक्वेशंस Pj डॉट इक्वल्स माइनस h ओवर पार्शियल Qj। इट follows that if partial h over partial Qj, that is if the coordinate Qj is independent of h, h जो है h डिपेंड ही ना करे Qs पे, ठीक है, और भी तो डिपेंड कर सकता है लेकिन Qs पे डिपेंड ना करे, तो वो पार्शियल h ओवर पार्शियल Qj ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है Pj डॉट ये जीरो हो गया, इसका मतलब है Pj जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और Pj जो है ये डायनामिक्स में हमने क्या इसका नाम रखा हुआ है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम कांस्टेंट हो रहा है, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स जिनके कोरस्पॉन्ड ऐसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn, जिनके लिए P कोरस्पॉन्डिंग P जो है Pj जो है वो कांस्टेंट हो, उस तरह के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं कि दीज कोऑर्डिनेट्स आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। इफ पार्शियल h और पार्शियल Qj एब्सेंट हो, h डिपेंड ना कर रहा हो पर्टिकुलर Qj जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे, then the generalized momentum Pj is constant in any motion. The corresponding result in the Lagrangian formulation is that Lagrangian formulation में corresponding result जो है वो भी डायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं। if partial L over partial Qj, L अगर इंडिपेंडेंट हो Qj से तो हम कहते हैं कि ये then the generalized momentum Pj is constant in any motion. These two results seem slightly different but they are in fact equivalent since the equation Hamilton equation से ये जो है ये हमारे पास आता है रिलेशन। that's why अगर Lagrangian जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किसी एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट से तो तब भी सिस्टम कंजर्व करेगा, अगर Hamiltonian जो है वो किसी जनरलाइज वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम जो है वो तब भी कंजर्व होगा। दिस मीन्स दैट द टर्म साइक्लिक कोऑर्डिनेट बाय विच वी प्रीवियसली मेंट अ कोऑर्डिनेट दैट डिड नॉट अपीयर इन द Lagrangian L के एक्सप्रेशन में कैन बी अप्लाइड विदाउट एम्बिग्विटी टू मीन दैट द कोऑर्डिनेट डज नॉट अपीयर इन द Hamiltonian. Let me explain this one.
कि डायनामिक्स में हम कहते हैं कि अगर लैग्रैंजियन का एक्सप्रेशन जो कि L इक्वल्स टी माइनस वी है, उसके एक्सप्रेशन में कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्सप्लिसिटली ना आ रहा हो तो हम कहते थे कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सेम टर्मिनोलॉजी विदाउट एनी एम्बिगुइटी वी कैन यूज फॉर द हैमिल्टोनियन फंक्शन। अगर हैमिल्टोनियन फंक्शन में कोई जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्सप्लिसिटली उसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो है ये साइक्लिक है, ठीक है, सेम टर्मिनोलॉजी है। लेकिन हैमिल्टोनियन में अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट कोई होगा तो इट मींस कि उसका जो है वो मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है डायनामिकल सिस्टम का। If Qj, let's go to the slide, if Qj is a cyclic coordinate in the sense that it does not appear in the Hamiltonian, then Pj, the generalized momentum conjugate to Qj, is constant in any motion, और वो इसी इक्वेशन से आ रहा है कि Pj डॉट जो है वो जीरो होगा। Hamiltonian phase space. Suppose the mechanical system S has the generalized coordinates Q, conjugate momentum उसका P है and Hamiltonian H है. If the initial values of Q and P are known, then the subsequent motion of S described by the functions PQ is uniquely determined by the Hamilton equations, और Hamilton phase space in fact ऐसी space है जिसमें हम इन curves को जो है वो ट्रेस करते हैं। द मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय द मोशन ऑफ अ पॉइंट कॉल्ड अ फेज पॉइंट इन द हैमिल्टोनियन फेज स्पेस। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द रिमार्क। हैमिल्टोनियन फेज स्पेस इज अ रियल 2n डायमेंशन स्पेस। 2n डायमेंशन स्पेस होगी अगर n आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं तो हैमिल्टोनियन फेज स्पेस की डायमेंशन क्या होगी 2। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल पेंडुलम में एक ही थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थीटा था तो हैमिल्टोनियन फेज स्पेस जो है वो क्या होगी 2 डायमेंशनल स्पेस होगी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक डायनामिकल सिस्टम के जनरलाइज सिंपल पेंडुलम तो बहुत सिंपल एग्जांपल है डायनामिकल सिस्टम की। अगर डायनामिकल सिस्टम का जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 2 हों तो आपकी जो फेज स्पेस है हैमिल्टोनियन फेज स्पेस उसके डायमेंशन 4D हो जाएगी, 4 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगी। और 4 डायमेंशनल स्पेस को विजुलाइज करना इट्स क्वाइट टफ। अगर 3 हो जाते हैं तो 6 डायमेंशनल हैमिल्टोनियन फेज स्पेस हो जाती है विच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू विजुलाइज, इन विच अ पॉइंट इज सेट ऑफ वैल्यूज। और इसमें हैमिल्टोनियन फेज स्पेस में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 2n कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली होंगे और क्या होंगे वो ये रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि ये वेक्टर q और कॉन्जुगेट मोमेंटम p में रिप्रेजेंट किए जाते हैं of the independent variable q and p. Note that the point in Hamiltonian phase space represents not only the configuration भी ये define करती है of the system S but also its instantaneous momentum. So the Hamiltonian phase space में 2 चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं, configuration कि पार्टिकल कहाँ पे है, किस तरह मूव कर रहा है, और उसका मोमेंटम के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता चल रही होती है। दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन हैमिल्टोनियन फेज स्पेस विच हैज 2n dimension and Lagrangian configuration space which has n dimension. Each motion of the system S then corresponds to the motion of a phase point through the phase space. इसको जो है वो हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल से जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सिंपल पेंडुलम जो है फेज स्पेस निकालना इट्स नॉट एन इजी टास्क, जो है फेज स्पेस जो है वो निकालना है। तो इसको हम जो है वो एक सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल के लिए करते हैं। सपोज दैट एस हैज अ सिंगल कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है q एंड लैग्रैंजियन इक्वल्स दिस वन। लैग्रैंजियन ये है। अब लैग्रैंजियन देखें q पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है, तो फॉर दिस डायनामिकल सिस्टम q इज नॉट साइक्लिक। अभी जो पिछली स्लाइड पे मैंने बताया साइक्लिक तब होगा जब
लैग्रैंजियन या हैमिल्टोनियन जो है उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ना करें। द कंजुगेट मोमेंटम P इक्वल्स पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट इक्वल्स 1/2 Q डॉट। इसका पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट हमने लेना है, 1/2 Q डॉट आ जाएगा। यहाँ से Q डॉट जो है इमीडिएटली 2 ऑफ P आ जाएगा हमारे पास। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है Q डॉट इंटू P माइनस लैग्रैंजियन। तो जहाँ जहाँ पे Q डॉट आ रहा है वहाँ पे 2P मैं लगा दूंगा। Q डॉट 2P ये बन जाएगा 2P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर 1/4 माइनस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 9 बनेगा। हैमिल्टन्स इक्वेशंस क्या है? Q डॉट इक्वल्स पार्शियल H ओवर Q डॉट dQ ओवर dt इक्वल्स पार्शियल H ओवर पार्शियल P, वो 2P आएगा, एंड dP ओवर dt हैमिल्टन इक्वेशंस यहाँ पे डॉट्स की फॉर्म में है, मैं dP ओवर dt की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये होता है माइनस पार्शियल H ओवर पार्शियल Q, ये जो है 2/-2/9 QP आ जाएगा। अब अगर इफ वी हैव टू फाइंड आउट द आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो कि सेकेंड ऑर्डर है, हर प्रॉब्लम में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कैसे जाया जा सकता है। अगर आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो मैंने यहाँ से ट्रांसफॉर्म करना है, सो आई हैव टू एलिमिनेट P डॉट। ठीक है, P डॉट जो है इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल हैव Q डबल डॉट इक्वल्स 2P डॉट, और P डॉट की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ से डाल दूं इसमें -4Q/9, सो आई विल अल्टीमेटली हैव Q डबल डॉट प्लस 4/9 Q इक्वल्स 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है जो कि एग्जैक्टली ये लिखी हुई है। सो द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी द पाथ्स ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम का ही है क्योंकि ये इक्वेशन हमें पता है सिंपल पेंडुलम की होती है। ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो d स्क्वायर इक्वल्स -4/9 होगा, और d इक्वल्स ±I 2/3 होगा। तो Q ऑफ t इक्वल्स जो है ये क्या होगा आपका C1 cos 2/3t प्लस C2 sin 2/3t। ये आपका Q ऑफ t होगा। C1 और C2 मैं कांस्टेंट ऐसे ले सकता हूं कि आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज Q इक्वल्स दिस वन। ये C1 और C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो अगर आप इसको ओपन करें 3a cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने लगाना है। सिर्फ अल्फा आपका क्या है, ओहो अल्फा पहले ही लिया, अल्फा की जगह अल्फा ही है, बीटा की जगह आपका ये है। तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो देखिए आप बीटा की जगह 2t प्लस है, ये देखिए sin बीटा यहाँ पे है, cos बीटा यहाँ पे है। तो C1 क्या है, C1 आपका माइनस sin अल्फा है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, C1 इक्वल्स माइनस sin अल्फा एंड C2 इक्वल्स cos अल्फा। ये C1 और C2 की वैल्यू यहाँ पे आप डाल दें तो एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को आप cos अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं जो कि ये लिखा हुआ है, और 3a ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इट डजंट मैटर। लेकिन फ्रॉम दिस वन वी कैन हैव द p का एक्सप्रेशन मैंने
p का एक्सप्रेशन मैंने नहीं लिखा हुआ। p किसके इक्वल होता है? p इक्वल था आपका जो है पार्शियल l ओवर पार्शियल q डॉट, और ये यहाँ पे p का ये फॉर्मूला है, ये 1/2 q डॉट है। q हमने निकाल लिया है। q का डॉट क्या है? 3a कांस्टेंट, कॉस का साइन होता है, साइन 2t/3 प्लस अल्फा, आगे एंगल का 2/3। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ conjugate variable या generalized momentum p for this example। अब आप ये देखें कि ये इस एग्जाम्पल में h भी जो है, h भी जनरलाइज वेरिएबल सिर्फ एक ही है q, उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऐसा डायनामिकल सिस्टम है जिसमें जनरलाइज मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं हो रहा। कंजर्व नहीं होने का मतलब क्या है कि साइक्लिक आपका यू हैव नो साइक्लिक वेरिएबल। जनरलाइज कोऑर्डिनेट ही सिर्फ एक था। पिछली एग्जांपल जो है, पीछे जा रहा हूं मैं, इसके लिए आप देखें ये हैमिल्टन मैंने लिखा। अब यहां पे हैमिल्टोनियन जो है आर डॉट और थीटा डॉट को मैं पी आर और थीटा डॉट की शक्ल में लिखा। तो इस हैमिल्टोनियन के बारे में भी आप यू शुड डिसाइड whether this Hamiltonian has some cyclic variables or not। ठीक है, इस एग्जांपल पे इसलिए आया हूं कि आप जो है जब इस एग्जांपल को, जो कि मैंने कंप्लीट भी नहीं की थी, इसको कंप्लीट करें, राइट डाउन द एक्सप्रेशंस ऑफ एल एच, या फिर एल जो है एल से भी आप कर सकते हैं, टी माइनस वी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टी माइनस वी कर दें, तो आप देख रहे हैं कि आपका लैग्रैंजियन जो है वो थीटा वेरिएबल पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा। थीटा डॉट है यहाँ पे, टी में कहीं थीटा नजर आ रहा है आपको, वी में कहीं थीटा नजर आ रहा है? कोई नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो एच भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एच में भी थीटा जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब क्या है कि जनरलाइज्ड जो मोमेंटम है डायनामिकल सिस्टम का वो कंजर्व्ड है। ओके, ये तो डायनामिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो कि हमने डिस्कस किए थे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर कोर्स, जिसमें हमने जो है वो अब और ज़्यादा जो है जनरलाइजेशंस इन द टर्म्स ऑफ कि सबसे पहले हमने डायनामिक्स में जो किया है वो नेसेसरी कंडीशंस निकालनी है फॉर अ फंक्शनल टू हैव द एक्सट्रीम कर्व्स। अब हम जो है सेकंड वेरिएशन या फिर सफिशिएंट कंडीशंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उनकी डिस्कशन से पहले यू शुड नो सम टर्मिनोलॉजीज, और ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये भी कोई नई नहीं है। आपने पहले लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में या फिर अलजेब्रा में ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये पढ़ी होंगी, बट लेट मी रिकॉल यू कि अगर आप नहीं फेमिलियर हैं, अगर फेमिलियर हैं भी तो रिमेंबर नहीं कर पा रहे, तो लेट मी रिकॉल यू सम टर्मिनोलॉजीज। Bilinear functional is the first terminology। ये एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा है कि लीनियर फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहूं या लीनियर फंक्शनल होगा तो ऑफ कोर्स इसकी इनपुट फंक्शंस होंगी, और लीनियर फंक्शन हो, लीनियर मैपिंग हो, ऑल आर द सेम थिंग्स बट डिफरेंट नेम। लीनियर है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस V to another vector space W such that which satisfy two conditions. For all U and V belongs to the domain implies T of U plus V, जो कि V का मेंबर है because V is a vector space, T of U plus T of V
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सेकंड क्या है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स C belongs to R and U belongs to vector space V, we should have this one T of CU जो के डोमेन का एलिमेंट है because V is vector space C T of U. Then ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हों, we call the transformation as linear transformation. इसको हम कहते हैं कि ये linear transformation। अब अगर ये linear transformation है, हमने टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी है बाइलिनियर फंक्शनल की। नाम से ही जाहिर है कि बाइलिनियर का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल है जिसकी दो इनपुट्स हैं, x ऑफ t लेट्स से एंड y ऑफ t, और फंक्शनल हम कह रहे हैं तो इस b का इनपुट जो होंगे ये फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो बाइलिनियर फंक्शनल कि जो कि अगर मैं x ऑफ t को कांस्टेंट रखूं, so this bilinear function reduces to the function of one variable, one function y of t। अगर ये एक फंक्शन को, एक इनपुट को कांस्टेंट रखने से दूसरे इनपुट में लीनियर है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस, तो हम कहेंगे कि ये y ऑफ t के विद रिस्पेक्ट लीनियर है। फिर y ऑफ t को कांस्टेंट रखें, फिक्स रखें, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स रखना है। x ऑफ t अगर जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बन जाएगा, x ऑफ t के विद रिस्पेक्ट अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है b, तो हम कहेंगे दोनों इनपुट्स की वजह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन by taking one of them is constant, ये constant लीनियर है, तो हम कहते हैं कि this functional is bilinear in fact। अब ये तो मैंने आइडिया आपको दे दिया। लेट्स गो थ्रू द फॉर्मल डेफिनेशन, और फॉर्मल डेफिनेशन ये जो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली डेफिनेशन बताई है इसी से ही होगी। A functional bxy depending on two elements x and y belonging to some normed linear space R is said to be bilinear if it is a linear functional of y for any fixed x कर दें और linear functional of y। linear functional मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, और नॉर्म लीनियर स्पेस जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस ही होती है। एंड अ लीनियर फंक्शनल ऑफ x फॉर एनी फिक्स्ड y। अब यहां पे जो मैं कांस्टेंट कह रहा था ये फिक्स्ड करने की टर्मिनोलॉजी में कह रहा था कि y x ऑफ t को फिक्स्ड करें एक बार। दिस बाइलिनियर फंक्शन जो है, फंक्शनल जो है, ये फंक्शनल ऑफ टू विच टेक्स टू फंक्शंस एज इनपुट, ये वन फंक्शनल में चेंज हो जाएगा। अ फंक्शनल विच टेक्स वन फंक्शन एज एन इनपुट, तो उसको आप चेक करें कि ये लीनियर है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने एक्चुअली चेक करना है कि z को फिक्स किया हमने, x और y इस दो डिफरेंट इनपुट ले लिए, तो इट शुड बी इक्वल्स। लीनियर का मकसद ये है कि इसको फॉर द टाइम बिंग भूल जाएं, इसको यही एग्जैक्टली प्रॉपर्टी नहीं है। यहां पे मैंने t लिखा हुआ है, यहां पे b लिखा हुआ है। ये वाली y जो है इसको भूल जाएं भी, क्योंकि ये फिक्स्ड है। अल्फा बाय बी एक्स वाई ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये यही है। सो दिस इज linearity property of the functional b whenever the second coordinate, second input remains fixed। Similarly ये जो है ये आपका first coordinate remains fixed करके y plus z,
बी एक्स वाई प्लस बी एक्स जी और अल्फा वाई विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल अल्फा बी वाई जो है। देन अगर कोई फंक्शनल है जो जिसकी इनपुट जो है दो फंक्शंस हैं, तो ये जो है आपका, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका जो है हम वी विल से दैट द फंक्शनल इज बाइलिनियर फंक्शनल। लेट्स डू सम एग्जांपल। एग्जांपल से पहले कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शनल ये होता है कि अगर बी एक्स वाई में आप x इक्वल्स वाई डाल दें तो वी कॉल इट द क्वाड्रेटिक फंक्शनल, ठीक है। पॉजिटिव डेफिनेट क्या होता है? ये इनफैक्ट पॉजिटिव डेफिनेट कंडीशन जो है ये मैट्रिसेस से ही लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ी होगी। व्हेनेवर वी कॉल a matrix a positive definite, this is in fact the generalization of that definition. A quadratic functional ax equals bxx, जिसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ quadratic functional को, is said to be positive definite if ax is greater than 0 for every non-zero element x. हर non-zero element x जो है उसके लिए अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है। बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है? अब बाइलिनियर फंक्शनल जो है ये हमें पता है कि ये चार कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एक को फिक्स्ड करने से, एक वेरिएबल को एक इनपुट को फिक्स्ड करने से दूसरे में लीनियर होना चाहिए, फिर इसको फिक्स्ड करने से इसमें लीनियर होना चाहिए फंक्शनल जो है। ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आर एन और पी एन स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, दीज आर द फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। इसी तरह इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेसेस क्या हैं कि पी द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सी ए बी इन्फिनिट डायमेंशनल स्पेस है कि स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस हुज डोमेन इज ए बी। अगर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस हो इज कॉल्ड अ बाइलिनियर फॉर्म, उसको हम बाइलिनियर फंक्शनल defined on finite dimensional spaces are called bilinear form. Every bilinear form bxy can be represented by this one क्योंकि ये finite dimensional है। Summation bxy equals summation I और k 1 to n bik xi a and eta k, where xi 1 to up to so on n and eta 1 up to so on n are the components of the vectors x। इसीलिए यहाँ पे finite dimensional की कंडीशंस हैं। अगर x का कोई भी वेक्टर होगा तो डायमेंशन अगर फाइनाइट है इसकी, फॉर एग्जांपल स्पेस की डायमेंशन n है तो बेसिस b उसकी v1 v2 अप टू सो ऑन vn है, तो x को हम यूनिकली लिख सकते हैं यूनिक रिप्रेजेंटेशन थ्योरम से c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस सो ऑन cn vn। x कैन बी रिटन एज दिस वन। तो x जो है उसके कंपोनेंट्स जो है वो xi1 अप टू सो ऑन xin है। तो वी कैन से कोऑर्डिनेट मैप आपने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, तो c1 c2 c3 ये कोऑर्डिनेट है जो कि xi1 xi2 अप टू सो ऑन xin है। सिमिलरली eta1 eta2 अप टू सो ऑन eta n आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स x एंड y रिलेटिव टू सम बेसिस, और ये बेसिस जो है इससे और with respect to this one, for example x of b फिर क्या होगा c1, these are known as the coordinate of x with respect to basis b, c1 c2 up to so on cn, solution of this one। ठीक है, तो ये आपने I hope कि you are familiar with this terminology। if we set y equals x तो हम जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शनल जो है उसका एक्सप्रेशन इस तरह आ जाएगा क्योंकि xi I और eta k that will be the same coordinate with respect to a basis। तो quadratic functional bilinear quadratic functional on a finite dimensional space has this form। ठीक है, अब इस फॉर्म को इनफैक्ट आप जो फेमिलियर होंगे वो x ट्रांसपोज ax इस फॉर्म में होंगे। ये मैट्रिसेस के लिए पॉजिटिव डेफिनेट हम इस तरह यूज करते हैं।
तो पॉजिटिव डेफिनेट अगर होगा अगर ax ग्रेटर देन 0 फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ x होगा। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। लेट्स सी के एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे है और हम देखते हैं कि एग्जांपल को किस तरह हमने करना है। वी हैव टू चेक वेदर दिस इज अ फंक्शनल। f आपका क्या है, f x और y पे डिपेंड कर रहा है, x y। ये इस फंक्शनल को लेट्स सी के चेक करते हैं कि ये बाइलिनियर है या नहीं है। इज इट बाइलिनियर? यहां पे तो वैसे कहा हुआ है कि इज अ बाइलिनियर फंक्शनल, लेकिन हम जो डेफिनेशन हमने की है उससे करते हैं। इज इट बाइलिनियर? बाइलिनियर का क्या था? बाइलिनियर का ये था कि b x को फिक्स कर दें, y को वेरिएबल लें और y प्लस z इक्वल्स बी एक्स वाई प्लस बी एक्स जी होना चाहिए। अब बी एक्स फिक्स्ड है, y प्लस जी क्या बाय डेफिनेशन बन जाएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, बी एक्स वाई प्लस जी इट इज इन फैक्ट इक्वल ए टू बी एक्स फिक्स्ड, y की जगह क्या हमने डालना है, y प्लस जी डी टी। अब कैलकुलस से हमें पता है कि आई कैन राइट इट एज ए टू बी, ये दो फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं x ऑफ टी y ऑफ टी प्लस x ऑफ टी z ऑफ टी सारे के बाहर dt। अब इंटीग्रल्स को मैं सेपरेट भी कर सकता हूं, a ऑफ b x ऑफ टी y ऑफ टी dt प्लस a टू b x ऑफ टी z ऑफ टी dt। बाय डेफिनेशन ऑफ द बाइलिनियर फंक्शनल ये क्या है, bx y प्लस ये क्या है, bx z। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अभी मैंने एक वेरिएबल में किया है, एग्जैक्टली इसी तरह मैंने y को फिक्स करके x प्लस z y को फिक्स करके करना है, वो ये हो जाएगा x प्लस z इंटू वाई डी टी, वो ये फंक्शन बन जाएगा। इस फंक्शन को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूं इजीली, इट विल बी इक्वल a टू b x y डी टी प्लस a टू b z y डी टी। ये क्या है, ये b x y है और ये क्या है, ये b y z है। तो ये जो है ये लीनियरिटी वंस अगेन साबित हो गई। अभी दो प्रॉपर्टीज और भी हैं कि मैंने b x फिक्स्ड अल्फा y को अल्फा b x y करना है और मैंने क्या करना है, b अल्फा x y फिक्स्ड अल्फा b x y करना है। इसको भी बाय डेफिनेशन आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ यहां पे अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज अ रियल नंबर और अल्फा रियल नंबर है आपका कोई, ठीक है। सो दिस फंक्शनल विच इज डिफाइंड बाय दिस वन इज अ बाइलिनियर फंक्शनल। अब जितने भी फंक्शनल हमने किए हैं जिसमें बी हमने इस तरह के फंक्शनल कंसिडर किए हैं, जे ऑफ एक्स y1 y2 up to so on yn y1 prime y2 prime yn prime। आप इन सब को चेक कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड अगर दो वेरिएबल्स तक करें, x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यानी कि j ऑफ y1 प्राइम के ये बाइलिनियर फंक्शनल है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर इस फंक्शनल की आपने निकालनी है तो
क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए आप x इक्वल्स वाई डाल देते हैं तो बी एक्स एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, a to b x square t dt. This is the quadratic form of the bilinear functional given by this example. The corresponding quadratic functional is this one. तो ये तो एक एग्जांपल होगी. एक और एग्जांपल करते हैं जो कि इसी एग्जांपल की जनरलाइजेशन है. देखें आपका बिल्कुल x ऑफ t और y ऑफ t सेम है. अल्फा ऑफ t इज अ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड फंक्शन है आपका, ये एक फिक्स्ड फंक्शन है. If alpha t greater than 0 हो for all t, then the corresponding quadratic functional जो है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं. और quadratic functional जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे अल्फा t greater than 0 for all t की कंडीशन लगानी पड़ी है हमें, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट क्या फंक्शनल होता है, ax greater than 0 for all नॉन जीरो x, नॉन जीरो x के लिए ये. अब x स्क्वायर तो ये पॉजिटिव ही होता, अगर ये नेगेटिव हो जाता तो फिर हमारा ये वायलेट हो सकती थी. दैट्स व्हाई वी हैव पुट दिस कंडीशन कि आपका अल्फा t जो है ये ग्रेटर देन 0. इफ अल्फा t इज ग्रेटर देन 0 देन दिस क्वाड्रेटिक फंक्शनल इज पॉजिटिव डेफिनेट. अब इस फंक्शनल को आप कर सकते हैं कि ये बाइलिनियर फंक्शनल है. फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक करता हूं, बाकी 3 कंडीशंस जो हैं वो आपने खुद करनी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं x को फिक्स रखूं तो y प्लस z मैंने देखना है कि ये क्या बनता है. इंटीग्रल a टू b अल्फा t फिक्स्ड नंबर x ऑफ t एंड देन y प्लस z dt, and this is equals a to b alpha t x t y of t dt plus a to b alpha t x of t z of t dt. This is by definition b of x y and this is b of x z. Hence first condition is satisfied, b of x y plus z. अब रिकॉल करें कि अभी ये x फिक्स था. अभी आपने कौन कौन सी खुद से चेक करनी है, लेट मी राइट डाउन विच यू विल चेक बाय योरसेल्फ. आप ये चेक करेंगे b x फिक्स्ड अल्फा y इक्वल्स अल्फा b x y. अब अल्फा क्योंकि यहाँ पे अल्फा ऑफ t भी है तो आप यहाँ पे अल्फा की बजाय बीटा कर लें, क्योंकि बीटा रियल नंबर है. बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंफ्यूजन ना हो. सेकेंड, आपने x को वेरिएबल करना है, y को फिक्स करना है, एंड यू हैव टू शो दैट bxy प्लस bzy. थर्ड, बीटा x y fixed equals beta bxy. You have to do this yourself and this is a functional bilinear functional. ये एक bilinear functional है जो कि पिछले वाले exactly पिछले वाले की तरह ही हमने करना है और there is nothing new in it. सिर्फ एक ये अल्फा टी जो है वो फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू जो था वो हमने किया था. ये एग्जांपल दो जो हैं ये क्विकली मैं करता हूँ क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आपने ये बाइलिनियर फंक्शनल जो है शो करने. शो दैट द फंक्शनल गिवन बाय दिस वन ax इक्वल्स a to b अल्फा t प्लस xt स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये,
beta t x of t x prime t plus gamma t x prime square t equals dt. This functional where alpha t, beta t and gamma t are some fixed function is a quadratic functional defined on the space C1 of all functions which are continuously differentiable in the interval this one. ये क्वाड्रेटिक फंक्शनल की जनरलाइज्ड फॉर्म है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स में. क्वाड्रेटिक फंक्शनल्स जो हैं यहाँ पे अल्फा टी और बीटा टी में भी कोई पर्टिकुलर हो, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे. ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ये इनफैक्ट इस फंक्शनल से आई है, ए टू बी. आपको पता है ना बाइलीनियर फंक्शनल. चेक करेंगे हम ये बाइलीनियर फंक्शनल हैं या नहीं है. अल्फा टी एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी प्लस बीटा टी एक्स ऑफ टी वाई प्राइम ऑफ टी प्लस gamma t x prime of t y prime of t dt. इससे ये ऐसा फंक्शनल जिसके दो फंक्शंस जो थे इनपुट थे उससे ये आपने इनफैक्ट x इक्वल्स y कर दें आप इस फंक्शनल में, यू विल हैव द क्वाड्रेटिक फंक्शनल. अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये लीनियर बाइलीनियर है कि नहीं है. I leave it as an exercise to you that you have to check whether this functional is bilinear or not. For fixed alpha t fixed है, beta t fixed है, gamma of t fixed है. ये सब जो हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये फंक्शंस जो हैं ये फिक्स्ड हैं. ठीक है, तो आपने चेक करना है कि ये बाइलीनियर है या नहीं है. बाइलीनियर होगा ये, और x इक्वल्स y डालने से आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शनल आ जाता है. सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल इज, और ये बार बार मैं कह रहा हूं कि दिस वन क्वाड्रेटिक फंक्शनल वाली जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस करना है. द इंटीग्रल bxy इक्वल्स kt x of s y of t ds dt where kst is a fixed function of two variables is bilinear functional on C. Replacing yt by x of t we obtain the quadratic functional. For example quadratic functional a of x इस functional का क्या बनेगा, a to b kst x square s ds dt. ये क्वाड्रेटिक फंक्शनल बनेगा. इसको बाइलीनियर आप कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमें पता है कि डबल इंटीग्रल a to b नॉट नेसेसरली द सेम लिमिट्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए ये ट्रू होता है. f प्लस जी टू दो फंक्शन हो ds dt, this is in fact equals a to b f of st ds dt plus a to b g of st ds dt. दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स. इस एक्सप्रेशन को ही यूज़ करना है, और k तो आपको बता दिया कि ये फिक्स्ड है. और नॉर्मली ये इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं अगर x और y अननोन हो, और k को हम कहते हैं कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन. k को कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं. सो दीज आर द जस्ट टर्मिनोलॉजीज विच वी विल यूज इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब ये जो सेकंड वेरिएशन है जिसके लिए हमने ये सब टर्मिनोलॉजी बाइलीनियर फंक्शनल और क्वाड्रेटिक फंक्शनल और सेक्टर जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने
यूज़ करनी है। मैं ये चाहूँगा कि सेकंड वेरिएशन को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करें, क्योंकि इसको आपकी जो सफिशेंट कंडीशंस हैं फॉर अ फंक्शनल टू हैव मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो जो हैं वो इसी पे ही डिपेंड करेगी। सेकंड वेरिएशन जो है इसको हम चेक करेंगे। अब we are almost at the end of our lecture, but let me recall you what we have done and what we are going to do in the future lecture, because it's quite important. आज के लेक्चर में हमने एनालिटिकल डायनामिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी की थी, कुछ एग्जांपल्स की थी, और हमने एनालिटिकल डायनामिक्स के लिए कुछ टर्म्स, फॉर एग्जांपल कि साइक्लिक जनरलाइज्ड वेरिएबल कौन सा होता है, ये किया था। और हमने ये भी किया था कि आपका जो है डायनामिकल सिस्टम का मोमेंटम, जो जनरलाइज्ड मोमेंटम जो हमने किया था वो कंजर्व्ड कब होगा। कुछ एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल्स के लिए हैमिल्टन इक्वेशंस भी लिखी, और कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड सिस्टम्स के लिए, कंजर्वेटिव स्टैंडर्ड सिस्टम क्या होते हैं? स्टैंडर्ड सिस्टम वो होते हैं जिनमें कंस्ट्रेंट आपके जो है वो डिफरेंशियल के फॉर्म में हो, या फिर एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल 0 के फॉर्म में हो। और कंजर्वेटिव सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें फोर्सेस जो हैं वो ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन जो है वो लिखा जा सके। इस तरह के डायनामिकल सिस्टम के लिए हमने ये देखा कि आपका जो है वो हैमिल्टोनियन जो है वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में जो डॉट्स इन्वॉल्व होते हैं, वेलोसिटी इज द डी क्यू ओवर डी टी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी, उनको हमने रिप्लेस करना है एक्सप्रेशंस ऑफ पी में, जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो मोमेंटम के एक्सप्रेशंस में। एट सम पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह जो है हमने टर्मिनोलॉजी बाइलिनियर फंक्शनल की, क्वाड्रेटिक फंक्शनल, और हमने क्या किया, इनकी एग्जांपल्स भी की कि फंक्शनल अगर दिए गए हों तो वो बाइलिनियर कब होते हैं और क्वाड्रेटिक कब होते हैं, और पॉजिटिव डेफिनेट फंक्शनल को हम कब कहते हैं। ये सब हमने किया। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस, बट रिमेंबर दैट नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम सेकंड वेरिएशन जो है वो डिस्कस करेंगे फॉर अ फंक्शनल, और सफिशिएंट कंडीशंस जो हैं वो ड्राइव करेंगे, और कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।